गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के बारे में। मतलब कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, बट वो वीडियो मैंने क्योंकि बाद में अपलोड करनी है, तो इसलिए मुझे इस वीडियो में आपको फिर से बताना पड़ेगा कि आप लोग हमेशा से क्या पढ़ते हुए आते हैं, साइंस पढ़ते हुए आते हैं। क्या पढ़ते हुए आते हैं, साइंस पढ़ते हुए आते हैं। तो उसी साइंस को क्या है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। एक है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस, दूसरी है हमारे पास फिजिकल साइंस। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंस इज रिलेटेड विद बायोलॉजी एंड फिजिकल साइंस इज रिलेटेड विद, वी कैन से जस्ट रिलेटेड विद फिजिक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, बुक से रीडिंग करते हैं देन हमारे, ताकि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो कहा जा रहा है कि बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विद अदर साइंसेस। तो बायोलॉजी जो है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो ये दूसरी साइंसेस से कहीं ना कहीं लिंक करता है। कैसे लिंक करता है कि द मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉलोज द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। एक बंदा है, एक इंसान है, कोई एनिमल है, कोई भी है, ठीक है ना, कोई फिश है, तो वो क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, मूवमेंट हो रही होती है उसके अंदर। तो वो जो मूवमेंट हो रही होती है वो कुछ लॉज को फॉलो कर रही होती है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन तो अब आप लोगों ने पढ़े नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ मोशन तीन होते हैं। ठीक है, उनको ये फॉलो कर रही होती हैं। कौन से होते हैं, आप बस ये समझ लें कि कोई कोई ना कोई एक लॉ है। ठीक है, उनको बस फॉलो कर रही होती है। ठीक है, तो हमारे मूवमेंट्स, ठीक है। सो उसके बाद कह रहा है कि biology is considered as interdispensary science which is related with the other sciences and these are as follow। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या होता है, एक डिसिप्लिन के अंदर ही रहने वाली एक साइंस है जो कि लॉज को भी फॉलो कर रही होती है किसी न किसी हद तक, और ये जाके फिर फिजिक्स के साथ कनेक्ट हो जाती है, फिर कभी केमिस्ट्री के साथ कनेक्ट हो जाती है। जिससे आप लोग आगे द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, मैं वहाँ पे कुछ केमिकली वर्ड्स यूज़ करूँगी, तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसकी जो बेस होती है वो क्या होती है, केमिकल फाउंडेशन होती है। तो केमिकल फाउंडेशन किस तरह से होती है वो आपको उसी वीडियो में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है जी, बायोफिज़िक्स क्या होती है, तो हमारे पास इसको इस वजह से हमने क्या किया है, इस डिवाइड कर दिया है साइंस को बहुत सारे ब्रांचेस के अंदर। किसको, बायोलॉजिकल साइंस को। सो इट इज़ अ ब्रांच। बायोफिज़िक्स क्या है, बायो मीन्स लाइफ, फिजिक्स मतलब क्या होता है, इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मतलब एनर्जी और मैटर, मैटर जो है उसका क्या इंट्रैक्शन हो रहा है। एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, जो कि कोई भी मोशन हो रहा होता है तो उसके लिए जो मतलब एनर्जी चाहिए होती है। पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, जो कि स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी भी बॉडी के अंदर, अपनी एनर्जी जो होती है। तो एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, तो एनर्जी सिंपली बस क्या होता है हमारे पास कि किसी भी चीज़ की कितनी कैपेबिलिटी है कोई भी काम करने की, वो क्या चीज़ कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो मतलब कि बायोफिज़िक्स मतलब लाइफ की फ़िज़िक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स के अंदर एक एनर्जी आ जाती है और एक मैटर आ जाता है। मैटर क्या होता है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसका वेट हो, जो स्पेस आपका ऑक्यूपाई करे, वो चीज़ हमारे पास मैटर कहलाती है। ठीक है, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स आर अप्लाई टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो ये हमारे पास फिज़िक्स की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर बहुत सारे लॉज, बहुत सारी टेक्निक्स फिज़िक्स की यूज़ होती हैं, लेकिन हम लोग उसके अंदर एक्सप्लेन क्या कर रहे होते हैं, उन लॉज की, उन टेक्निक्स की मदद से लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं। तो इनडायरेक्टली बायोलॉजी क्या हो गई, कनेक्ट हो गई फिज़िक्स के साथ, क्योंकि लाइफ को, बायोलॉजी को हमें एक्सप्लेन करने के लिए किसकी नीड पड़ रही है, फिज़िक्स के लॉज की नीड पड़ रही है। सो द रेडियो फिज़िक्स ब्रांच वर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल विद इन दी ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से जो रेडियो फिज़िक्स होती है, ये जो वर्ड रेडियो है ये निकला ही कहाँ से है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से है। ठीक है, कहाँ से निकला है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि जो धमाकेदार चीज़ें होती हैं ना, आप ऐसे याद रख लें। आइसोटॉप मतलब उसी की जो आइसो मतलब होता है सेम। ठीक है, टॉप्स मतलब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ही चीज़ की बहुत सारी फर्दर टाइप्स होंगी। हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन सिंपल वाला होगा, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, और एक हाइड्रोजन थोड़ा इससे हैवी वाला होगा, और एक हाइड्रोजन जो होगा वो इससे भी जो होगा वो हैवी वाला होगा। तो ये जस्ट मैंने डिनोट करने के लिए एग्जांपल दिए। तो इस तरह से मतलब एक चीज़ इनकी सेम रहेगी, लेकिन
एक चीज़ इनकी इंक्रीज़ होती जाएगी। लाइक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, लेकिन इसकी पावर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो दिस इज शोइंग क्या है, आइसोटॉप है। ठीक है, तो आइसोटॉप्स को क्यों यूज़ किया जाता है, तो ट्रेस करने के लिए, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर व्हाट, द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल्स मौजूद हैं उनको ट्रांसलोकेट करने के लिए, उनकी जगह देखने के लिए, वहाँ पे क्या चीज़ है, उनको ट्रेस करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, फिज़िक्स का ही हेल्प ले रहे हैं। बायोलॉजिकल मतलब लाइफ के लिए, लाइफ को आइडेंटिफाई करने के लिए, या किसी प्रोसेस को देखने के लिए, किसी मैकेनिज्म को देखने के लिए हम लाइफ का ही यूज़, सॉरी, हम फिज़िक्स का ही यूज़ कर रहे हैं। So, radio labeling and carbon dating also shows some cases of radioactive isotopes in determining the ages of fossils. Uses of sound waves as ultrasound and laser technology showing relation of physics with biology. आप लोगों ने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, लेज़र। ठीक है, लेज़र की बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हम लेज़र की पूरी कंप्लीट डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड का आपने नाम सुना हुआ होगा। किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर का अगर अल्ट्रासाउंड अगर आप लेते हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप चेक करना चाह रहे होते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ ख़राब है या ठीक है। मतलब आप इंटरनल व्यू देखना चाह रहे होते हैं उस एरिया का। इसी तरह से साउंड वेव्स, आप लोग फिज़िक्स में कभी पढ़ेंगे कि हमारे पास बहुत सारी वेव्स होती हैं, उसमें से साउंड वेव्स भी होती हैं, क्योंकि जो साउंड हमारे कानों तक जाता है वो वेव्स की फॉर्म में जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया था फॉसिल्स, जो कि हम पैलेंटोलॉजी में पढ़ रहे थे, तो उनकी एज मालूम करना कि वो कितने पुराने हैं, इससे हमें आइडेंटिफाई हो सके कि हम किसके जो है वो फर्दर जो है वो जनरेशन है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज़ किया जाता है। कार्बन डेटिंग, ये दोनों प्रोसेसेस हैं, इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, लाइफ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेस करने के लिए, उनके प्रोसेसेस, उनके मैकेनिज्म्स जानने के लिए हम फिज़िक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद है बायोमैथमेटिक्स, या फिर बायोमेट्री भी कहते हैं इसे। ठीक है, आपने अक्सर वर्ड सुना होगा कि नादरा से बायोमेट्री करवा के लेकर आए। ठीक है ना, यहाँ से आप इसको ये याद कर सकते हैं। सो ये वो ब्रांच होती है हमारे पास मैथमेटिक्स की, जो कि क्या करती है, डेटा कलेक्ट करती है। किस चीज़ का डेटा कलेक्ट करके आपको देती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो कि हम लोग हैं। ठीक है, कोई सा भी वो हो सकता है। तो इस तरह से क्या हो रहा होता है कि ये रिसर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक काम हो रहा है, या क्या हो रहा है कि ना, मुझे डेटा कलेक्ट करना है कि इस ऑफिस के अंदर मैंने 50 लोग रखे तो हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि वही 50 के 50 लोग आते नहीं हैं, मुझसे ऐसी सैलरी ले रहे हैं, और ये लोग एक दूसरे से कह देते हैं कि एक दिन तुम चले जाना, एक दिन तुम चले जाना, और तुम मेरी प्रेजेंट लगा देना, मतलब सिंपली अटेंडेंस लगा देना। तो बायोमेट्रिक हमारे पास एक ऐसी टूल होती है जिसके अंदर यूज़ तो मैथमेटिक्स हो रही होती है, लेकिन उससे हम आइडेंटिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कर रहे होते हैं रिसर्च बेस पे, कि मुझे पता चले। क्योंकि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हर इंसान की डिफरेंट होती है, आपको पता है, ये जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो हर इंसान के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा गया, कौन सा बंदा नहीं गया। ठीक है, तो रिसर्च बेस पर किसी को कुछ चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, ये भी देखें, बायो किसके साथ कनेक्ट हो रही है, केमिस्ट्री के साथ कनेक्ट हो रही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म living organisms. Cell requires authentic knowledge about biology, chemistry to explain the synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body of an organism. इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी आप लोगों को। क्यों नहीं बताऊंगी कि जो हम द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो आपने इसके बाद देखनी है, उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरह से एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, किस तरह से एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और ये सब केमिकल चीज़ें हैं, फिर जाके इनमें से सेल बन रहा है। तो सेल क्या है, लाइफ है। ठीक है, सेल जिस भी चीज़ के अंदर मौजूद होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लाइफ का। तो इस तरह से एटम से, मतलब एक केमिकल मॉलिक्यूल से, या फिर एटम्स का जो मतलब हमारे पास जो ग्रुप होता है वो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल ही होता है। तो उनसे हमारे पास क्या बनता है, सेल बन रहा है। तो किस तरह से ये केमिस्ट्री, ये केमिकल जो है वो चीज़ें किस तरह से लाइफ पर इफ़ेक्ट कर रही हैं, और किस तरह से न्यू न्यू चीज़ें बना रही हैं। तो मतलब सिंथेसिस हो रही है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में अंदर बताया है, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है उस टॉपिक के अंदर, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी याद रखना है आपने कि केमिकल
जो चीज़ें होती हैं जो कि केमिस्ट्री के अंदर आती हैं, वो एटम्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशन के बनने की वजह से सेल बन रहा होता है और सेल एक लाइफ है। तो किस तरह से केमिस्ट्री भी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, बायोजियोग्राफी इट डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स इन द वर्ल्ड। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। तो क्या हो रहा होता है कि काफ़ी जो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर रह रहे होते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना हुआ होगा कि ये पर्टिकुलर लॉयन इस पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, ये पर्टिकुलर ज़िब्रा इस पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, ये पर्टिकुलर बर्ड हमारे पास ये इसी ही एरिया में पाया जाता है। और कुछ जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, इंडिया में भी होगा, पाकिस्तान में भी होगा। तो काफ़ी नहीं भी होते हैं, काफ़ी होते भी हैं। तो हर जो ऑर्गेनिज़म होता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या रह रहा होता है, क्योंकि उसकी रिस्ट्रिक्शन, उसकी हद उतनी ही होती है। क्योंकि अगर वो उस अपनी फेवरेबल कंडीशन वाले इन्वायरमेंट को छोड़कर आएगा तो उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे फिशेस पानी में ही रह सकती है, उसको बाहर निकाल देंगे तो मर जाएंगी। तो उसका क्योंकि फेवरेबल इन्वायरमेंट क्या है, वही है। उसके बाद हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कैरियर्स इन बायोलॉजी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोगों का वो टॉपिक जो मैं आपको कह रही हूँ वही आ जाएगा। कुरान एंड बायोलॉजी के बाद सेम ही वीडियो में है ये कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम, बल्कि इसके भी आगे वाली वीडियो में द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इस पर आपको दिख रहा होगा मैंने बहुत सारे निशान मारे हुए हैं, क्यों? क्योंकि इसकी मैंने वीडियो पहले से बना दी, 2 टॉपिक्स मुझसे स्किप हो गए थे, मुझे लगा था मैंने करवा दिए हैं। फिर मुझे याद आया जब मैं अपलोड करने लगी इन वीडियोज़ को, मुझे फिर याद आया कि ये वीडियोज़ तो मैंने बनाई नहीं है, ये तो बस मौजूद ही नहीं है। फिर मैंने सोचा पहले इनको बना लेते हैं, फिर सीरीज़ में ही अपलोड कर देंगे। इसलिए शायद काफ़ी टाइम भी हो गया है, अपलोड नहीं हो पा रही हैं वीडियोज़, आप लोगों ने नोट भी किया होगा। खैर, लास्ट ब्रांच पढ़ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस मौजूद हैं, उनको एक दफ़ा ज़रूर देख लें। खुद नहीं देख सकते अपने घर वालों को दिखाएं, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उनसे। अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, अपने सिस्टर ब्रदर को दिखाएं, सिबलिंग्स को दिखाएं सिंपली। और अगर आप लोगों ने मुझसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो फिर आप लोग मेरा फेसबुक पेज या फिर ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं वापस अपने बायो इकोनॉमिक्स पर। So they deal with the economically important organisms involved in production. Meat production are calculated for cost value and profit value. बायो और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स वर्ड निकला है इकोनॉमी से। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे होते हैं कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको पता होगा एक पर्टिकुलर फिश है, ऐसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वो बहुत महंगी बिकती है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। एक है जो हर जगह पाई जाती है, उसकी आपको प्राइस भी कम मिलेगी। तो क्या होता है, इसी बेस पर आप कोई प्रॉफिट हो रहा होता है आपको कहीं पे, ठीक है, और कॉस्ट वैल्यू जिसमें आप वो चीज़ खरीदते हैं, ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे मीट की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन के हिसाब से कौन सा ऑर्गेनिज्म इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, कितनी मीट की जैसे प्रोडक्शन हो रही है, कितनी फिशेस की प्रोडक्शन हो रही है, किसी पर्टिकुलर फ्रूट की हो रही है, ये सब भी तो लाइफ से रिलेटेड बने हैं ना, सेल से मिलकर बने हुए हैं। ये भी क्या है, हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इनकी जो है वो कैटेगरी डिफरेंट है। किंगडम प्लांटी से हैं, कुछ किंगडम एनिमेलिया से हैं, फिर उनकी क्लासेस डिफरेंट। जैसे अब ह्यूमन बींग्स क्या हैं, वो क्लास मैमेलिया से हैं, उसको डिस्कस नहीं करते हैं। बट किसी की भी चीज़ की प्रोडक्शन हो सकती है, डजेंट मैटर कि वो सिर्फ मीट की हो सकती है। कोई भी चीज़ जो कि इकनॉमिकली हाई है या फिर लो है, उसकी इकनॉमी की बेस पर ये आइडेंटिफाई करना कि हमें उसको जब हमने ख़रीदा तो हमें उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी पड़ी, फिर जब हमने उस पर बेचा तो हमें उस पर प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये चीज़ हम किसके अंदर पढ़ रहे होते हैं, बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेनी है, और क्या करना है, 3 कम से कम फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना है, और क्या करना है, इस टॉपिक को अभी के भी आप लोगों ने बुक से पढ़ना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।